आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपने क्लास 10th में हिस्ट्री के अंदर एक और नया चैप्टर। चैप्टर का नाम है आपका द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड। इस चैप्टर को, हालांकि चैप्टर का असली नाम तो यही है द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड, लेकिन बहुत सारे लोग इस चैप्टर को सिंपली ग्लोबलाइजेशन के नाम से भी याद रखते हैं। ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे कि ग्लोबलाइजेशन के नाम से भी इस चैप्टर को जाना जाता है। ठीक है, खैर जो भी है, इसके अंदर हम लोग बात करेंगे क्या है इसमें। और नए वाले सिलेबस के अकॉर्डिंग यदि हम लोग बात करें तो इसमें आपको पहला यूनिट ही केवल पढ़ना है, तो ये भी आपको ध्यान में रहना चाहिए। यानी कि फर्स्ट वाले यूनिट तक ही हम लोग पढ़ेंगे बस। जैसे फर्स्ट के अंदर क्या क्या आता है आपका, द प्री मॉडर्न वर्ल्ड आता है। उसके बाद फिर आपका सिल्क रूट्स लिंक द वर्ल्ड, ये भी इसी के अंदर है। उसके बाद फिर फूड ट्रैवल्स स्पैगेटी एंड पोटैटो, ये भी आपका इसी के अंदर है। उसके बाद फिर कॉन्क्वेस्ट डिजीज एंड ट्रेड, ये भी इसी के अंदर पढ़ना है आपको। और फिर लास्ट में बस यहीं तक आपको पढ़ना है। सेकेंड यूनिट आपको नहीं पढ़ना है क्योंकि सिलेबस के अकॉर्डिंग ये हमारे सिलेबस से बाहर का है। ठीक है, हालांकि बुक में तो सारा चैप्टर दिया हुआ है, टोटल टॉपिक दिया हुआ है, लेकिन टॉपिक आपको पूरा नहीं पढ़ना है क्योंकि सीबीएसई साफ कह रखा है आपको कि फर्स्ट यूनिट तक ही आपको बस पढ़ना है। तो पहले यूनिट तक ही हम लोग बस पढ़ेंगे अपने एग्जाम के लिए, तो यहाँ तक ही भी हम लोगों का केवल अभी फिलहाल ध्यान रहेगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपना चैप्टर। शुरुआत से ये हो गया जो कि हम लोगों को पढ़ना है, ये जानना बहुत ज़रूरी था। तो चैप्टर आपका द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड है। इसको बहुत सारे लोग ग्लोबलाइजेशन के नाम से भी याद रखते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग अपने चैप्टर को शुरुआत करते हैं। अच्छा, एक बात और, ये चैप्टर नए वाले एनसीईआरटी बुक जिसके पास होंगे वो चैप्टर नंबर ये 3rd हो गया होगा। ठीक है, तो जिसके पास एनसीईआरटी नया वाला है हिस्ट्री का, उसमें चैप्टर नंबर 3rd हो गया होगा, लेकिन कोई बात नहीं है, चैप्टर नंबर 4 के हिसाब से नोट्स बनाया गया था, यानी कि पुराने वाले बुक के अकॉर्डिंग बनाया गया था, तो इसलिए चैप्टर नंबर 4 लिखा हुआ, लेकिन कंटेंट सभी में सेम है। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला टॉपिक आपका है द प्री मॉडर्न वर्ल्ड। इसका मतलब क्या होता है थोड़ा समझिए। हालांकि ये तो आपका मेन यूनिट हो गया, इसके अंदर हम लोग यही पढ़ने वाले हैं। प्री मॉडर्न वर्ल्ड का मतलब है, देखो 2 वर्ड होता है, एक प्री और एक पोस्ट। प्री का मतलब होता है पहले, पोस्ट का मतलब होता है बाद। जैसे हम लोग कहते हैं ना प्री इंडिपेंडेंस मतलब आज़ादी से पहले, पोस्ट इंडिपेंडेंस मतलब आज़ादी के बाद। ठीक है, ये होता है हमारा। तो यहाँ पे हम लोगों को पहले यूनिट में ये पढ़ना है कि जैसे हम लोग जो आज जिस दौर में जी रहे हैं, इस दौर को हम लोग क्या कहते हैं, मॉडर्न पीरियड कहते हैं। सिंपल सा मॉडर्न पीरियड कहते हैं, यानी कि आज से पहले हमारा सिचुएशन किस प्रकार का था, पहले किस प्रकार से हम लोग एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जुड़ते थे, कैसे इंफॉर्मेशन शेयर करते थे, वही सब चीज़ हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, तो आपका यूनिट बेसिकली यही कहता है, नाम तो यही लिखा हुआ है द प्री मॉडर्न वर्ल्ड। इसका सिंपल सा मतलब होता है कि जो मॉडर्न वर्ल्ड हम लोग जिसमें आज जी रहे हैं, इसके पहले का स्थिति हमारा कैसा था, इसके बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। खैर, इसमें आगे बढ़ने से पहले आपको इस चैप्टर को समझना पड़ेगा कि ये चैप्टर क्या कहता है एक्चुअली में। तो एक तरीके से कहा जा सकता है कि चैप्टर का हम लोग इंट्रोडक्शन ले रहे हैं पहले। तो हमने आपको पहले जैसा कहा कि चैप्टर को बहुत सारे लोग ग्लोबलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं, तो पहले आप समझो कि ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता क्या है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए थोड़ा समझ लेते हैं। ग्लोबलाइजेशन का डेफिनेशन है मूवमेंट ऑफ पीपल, गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस द नेशंस हैज बीन टर्म्ड एज ग्लोबलाइजेशन। यानी कि बहुत ही सिंपल सा है, जब एक कंट्री से दूसरे कंट्री में लोगों का मूवमेंट हो, या फिर सामानों का मूवमेंट हो, या फिर किसी सर्विस का मूवमेंट हो, इसी को हम लोग कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। सिंपल सा, जैसे मान लीजिए, चलो 2 कंट्री लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, एक अपना इंडिया और एक पाकिस्तान लेते हैं। यदि इंडिया से पाकिस्तान लोग जा रहे हैं, या फिर कोई सामान जा रहा है, या फिर यहाँ का कोई सर्विस वहाँ जा रहा है, सर्विस मतलब कोई डॉक्टर जा रहे हैं अपना सर्विस देने के लिए, किसी का इलाज करने के लिए, कोई टीचर है जो मतलब कोई प्रोफेसर है जो कि वहाँ की यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के लिए जा रहे हैं। सिंपल सा मतलब आदमी या फिर कोई सामान या फिर कोई सर्विस जब एक कंट्री से दूसरे कंट्री में मूव करता है, आता जाता रहता है, यही हमारा कहलाता है ग्लोबलाइजेशन। सिंपल सा। ठीक है, तो इसी के बारे में हम लोग पूरा इसमें पढ़ने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। ग्लोबलाइजेशन रेफर्स टू एन इकोनॉमिक सिस्टम दैट हैज इमर्ज्ड सिंस द लास्ट 50 ईयर्स और सो। देखो, अच्छा, अब सवाल ये है कि सर क्या पहले के लोग एक कंट्री से दूसरे कंट्री में नहीं जाते थे? क्या जाते थे, यानी कि आज से 100 साल पहले, 150 साल पहले हमारे भारत के लोग अलग अलग कंट्री में जाते थे, जहाज़ के थ्रू, शिप के थ्रू, पानी वाले जहाज़ के थ्रू, और अलग अलग कंट्री के लोग भी हमारे यहाँ पे आते थे। लेकिन
मतलब कहने का मतलब ये कि ग्लोबलाइजेशन पहले भी था, पहले भी लोगों का मूवमेंट होता था, सामानों का मूवमेंट होता था, सर्विस का मूवमेंट होता था पहले भी। लेकिन ये जो पिछले 50 साल का हमारा इतिहास रहा है, इसमें ज़्यादा ग्लोबलाइजेशन को बढ़ावा दिया गया है। यानी कि पिछले 50 साल में ज़्यादा लोगों ने मूव करना शुरू किया है, सामानों का मूवमेंट ज़्यादा चालू हुआ है। क्या सुन रही है? ये पिछले 50 साल में ज़्यादा आपको देखने को मिला है। लेकिन अब यहाँ पे ये नहीं समझ लेना है कि पिछले 50 साल के अंदर ही हम लोग घूमना शुरू किए इधर उधर, नहीं। उसके पहले भी हमारे कंट्री में लोग आते थे, हम लोग भी बाहर जाते थे, लेकिन इन पिछले 50 साल में ये चीज़ ज़्यादा देखने को मिला इंडिया के अंदर। ठीक है, आगे। ग्लोबलाइजेशन रेफर्स टू द यूनिफिकेशन ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी। ये जो है ना, सब तरीके से कह सकते हो कि ग्लोबलाइजेशन के बारे में फीचर्स है, सिंपल सा। अब देखो, ग्लोबलाइजेशन से क्या होता है? वर्ल्ड इकोनॉमी का यूनिफिकेशन होता है। मतलब ये होता है कि ग्लोबलाइजेशन से हर कंट्री आपस में जुड़ने लगता है। आज इंडिया ऐसा कंट्री बन चुका है जिसका लेन देन लगभग पूरी दुनिया से है। यानी कि इंडिया आज लगभग हर कंट्री से कुछ ना कुछ लेता है, या फिर कुछ ना कुछ कंट्री को हम लोग देते हैं। तो ऑब्वियस ही बात है कि मूवमेंट तो सामानों का हर कंट्री से हमारा हो रहा है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इंडिया का जो ग्लोबलाइजेशन है वो पूरा फैला हुआ है। कोई दिक्कत नहीं इसमें। जैसे आज हम लोग लेन देन जापान से भी करते हैं, चाइना से भी करते हैं, उसके बाद कोरिया से भी करते हैं, अमेरिका से भी करते हैं, ऑस्ट्रेलिया से भी करते हैं, श्रीलंका से भी करते हैं, हर जगह से करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ग्लोबलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है, यानी कि सामानों का मूवमेंट, लोगों का मूवमेंट या फिर सर्विस के मूवमेंट से एक कंट्री दूसरे कंट्री से लगातार जुड़ते चले जाते हैं। अच्छा, अब तो एक कंट्री का दूसरे कंट्री से जोड़ना और आसान हो गया है। कैसे बताओ, एग्जांपल बताओ जरा। यानी कि आज एक कंट्री दूसरे कंट्री से आसानी से जुड़ सकता है। कैसे? सोशल मीडिया सबसे अच्छा एक प्लेटफॉर्म है, क्योंकि उस पर तो हम लोग किसी के साथ भी फ्रेंड बन जाते हैं, है कि नहीं? जैसे मान लीजिए, सपोज करो कि हम इंडिया में इंस्टाग्राम चला रहे हैं, सपोज करो, और हमको कोई फॉलो कर लिया जो कि अमेरिका का है। तो यहाँ पे हम क्या हो गए, डायरेक्टली एक कंट्री दूसरे कंट्री से जुड़ गया आपस में। तो आज के समय में ग्लोबलाइजेशन को बढ़ावा देना, यानी कि आज के समय में एक कंट्री को दूसरे कंट्री से जोड़ना बहुत आसान हो गया है, बहुत आसान। क्योंकि इंटरनेट का ज़माना है भाई, आराम से हम लोग अकाउंट बनाते हैं, फिर दोस्त बना लेते हैं अलग अलग कंट्री का, तो आराम से जुड़ जाते हैं कंट्री से दूसरे कंट्री से, है ना, इस तरीके से। तो ग्लोबलाइजेशन बेसिकली वर्ल्ड को आपस में जोड़ने का काम करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। ग्लोबलाइजेशन रेफर्स टू द ट्रांसमिशन एंड सर्कुलेशन ऑफ आइडियाज, लैंग्वेज एंड पॉपुलर कल्चर। अब देखो, जब एक कंट्री दूसरे कंट्री से जुड़ता है ना, तो आइडिया का शेयर होता है। जैसे मान लीजिए, सपोज करो कि एक लड़का है जो कि अमेरिका से इंडिया आया, सपोज करो, तो ऑब्वियस सी बात है वो अपना आइडिया बताएगा अमेरिका के बारे में कि भाई अमेरिका कैसा है, अमेरिका के लोग इंडिया के बारे में क्या सोचते हैं, है कि नहीं? यानी कि आइडिया का शेयर होता है, लैंग्वेज का शेयर होता है। लैंग्वेज हम लोग अलग अलग प्रकार का सीखते हैं, उसी प्रकार से अपना कल्चर भी तो चेंज होता है। तो कहने का मतलब ये है कि जब एक कंट्री दूसरे कंट्री से, बहुत ही निचोड़ बता रहा है आपको, बहुत ही इसका कंक्लूजन, यानी कि जब एक कंट्री दूसरे कंट्री से आपस में मिलता है तो वही हमारा कहलाता है ग्लोबलाइजेशन। अब कैसे मिल सकता है? लोगों के मूवमेंट के थ्रू मिल सकता है, गुड्स के मूवमेंट के थ्रू मिल सकता है, या फिर सर्विस के मूवमेंट के थ्रू मिल सकता है। यानी कि कोई भी सामान, आदमी या फिर सर्विस एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाता है तो कंट्री आपस में ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाता है, जुड़ जाता है, एक संबंध बन जाता है, रिलेशनशिप वहाँ पे बॉन्ड बन जाता है एक तरीके से। वही हमारा कहलाता है ग्लोबलाइजेशन, सिंपल सा। और इसके बारे में आपने इतना अलग अलग फीचर्स पढ़ा। अच्छा ठीक है, ग्लोबलाइजेशन का सिंपल सा मतलब क्या है? एक कंट्री का दूसरे कंट्री से जुड़ना, ठीक है। लेकिन इसका बेनिफिट क्या है? क्या एक कंट्री दूसरे कंट्री से जुड़ गया बस हो गया? नहीं, इसका कुछ बेनिफिट भी है। अब इसका क्या बेनिफिट है, थोड़ा सा इसके बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। देखो, इसका क्या बेनिफिट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि ग्लोबलाइजेशन का बेनिफिट क्या है। यानी कि जब एक कंट्री दूसरे कंट्री से आपस में जुड़ रहे हैं तो इसका बेनिफिट क्या है भाई, देखा जाए। इसका बेनिफिट क्या है? पहला बेनिफिट यह है कि ग्लोबलाइजेशन इज द वे टू ओपन बिजनेस, इम्प्रूव टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ एटसेट्रा एट द इंटरनेशनल लेवल फॉर ऑल कंट्रीज। अब देखो, होता क्या है ना, जैसे सपोज करो कि आज अमेरिका से इंडिया जुड़ा हुआ है, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि इंडिया आज हमारा अमेरिका से जुड़ा हुआ है। तो ऑब्वियस सी बात है, दोनों के बीच में बिजनेस भी हमारा फैल रहा है। इंडिया का लोग अमेरिका जाके अपना सामान बेच पा रहा है, अमेरिका का लोग इंडिया में आके अपना सामान बेच पा रहा है। यानी कि जब एक कंट्री दूसरे कंट्री से आपस में जुड़ता है तो बिजनेस ऑटोमेटिकली हमारा फैल जाता है, क्योंकि हर कंट्री को परमिशन होता है। आप यहाँ पे
आके अपना सामान बेच सकते हो, हम भी आके अपना सामान आपके कंट्री में बेच सकते हैं। तो पहला बात, बिजनेस हमारा बढ़ता है। दूसरा, टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट आता है। जैसे मान लीजिए यदि अमेरिका आज हमारा इंडिया से नहीं जुड़ा हुआ होता तो क्या आज इंडिया अमेरिका के टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर पाता? बिल्कुल नहीं कर पाता। ये जो आप एप्पल देख रहे हो फ़ोन, ये कहाँ से आ रहा है आपका? अमेरिका से आ रहा है। सिंपल सा। माइक्रोसॉफ्ट कहाँ से आ रहा है आपका? अमेरिका से आ रहा है। यदि आज अमेरिका से इंडिया जुड़ा हुआ नहीं रहता तो क्या इतना ज़्यादा हम लोग एडवांस हो पाते? नहीं हो पाते। तो कहने का मतलब ये है कि जब एक कंट्री दूसरे कंट्री से जुड़ता है तो बिजनेस बढ़ता है। टेक्नोलॉजी जब आपस में शेयर होते हैं तो टेक्नोलॉजी में ग्रोथ आता है अलग अलग कंट्री के बीच में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके ही प्रकार से और क्या बेनिफिट है? ग्लोबलाइजेशन इज द वे इन विच मैन्युफैक्चरर्स एंड प्रोड्यूसर्स ऑफ द प्रोडक्ट्स और गुड्स सेल देयर प्रोडक्ट्स ग्लोबली विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन। जैसे सपोज कीजिए, मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे बस समझो कि मेरा एक कंपनी है जो कि बहुत अच्छा स्मार्टफोन बनाती है। सपोज करो कि मेरा एक, जैसे अपना क्या है, ओरिजिन है, चलो ठीक है, अपना कोचिंग का नाम ओरिजिन है। मान लो कि एक हमने कंपनी तैयार किया जो कि स्मार्टफोन बनाती है, उसका नाम है ओरिजिन, मान लो बस एग्जांपल के तौर पर। और वो स्मार्टफोन इतना बढ़िया है, इतना बढ़िया है कि हम चाहते हैं कि मेरा स्मार्टफोन इंडिया के अलावा अमेरिका में भी बिके। तो ये कब हो पाएगा? तभी हो पाएगा ना जब इंडिया और अमेरिका का रिलेशन अच्छा होगा। यदि रिलेशन अच्छा नहीं होगा तो अमेरिका का गवर्नमेंट हमको वहाँ पे क्यों आने देगा? बोलेगा नहीं, आपको यहाँ पे परमिशन नहीं है, नहीं आओगे, आप अपना सामान आके नहीं बेच पाओगे। तो कहने का मतलब हम यहाँ पे आपको ये बताना चाहते हैं कि जब एक कंट्री दूसरे कंट्री से आपस में जुड़ता है तो सबसे फायदा किसको होता है? मैन्युफैक्चरर को। जो सामान अपना बनाता है ना, उसको अपने सामान को बेचने के लिए मार्केट मिल जाता है। जैसे एग्जाम्पल आपको बताते हैं, बहुत अच्छा एग्जाम्पल, एकदम रियल एग्जाम्पल। टाटा। टाटा कंपनी कहाँ का है? इंडिया का है। और टाटा बेसिकली किस चीज़ के लिए जाना जाता है? हैवी कार बनाने के लिए। मतलब बड़े बड़े ट्रक, बड़े बड़े कार, लग्जरी कार भी बनाती है टाटा, ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन टाटा का जो ट्रक है ना, इंडिया के सड़कों पर तो आपको दिखता है। आप यकीन मानो, अमेरिका के सड़कों पर भी टाटा का ट्रक मिलता है, आपको पता है? यानी कि कभी आपको मौका मिले अमेरिका जाने का तो वहाँ पे आप टाटा कंपनी का ट्रक देखकर आप चौंक जाओगे कि अरे भाई, टाटा कंपनी तो इंडियन कंपनी है, अमेरिका में उसका ट्रक क्या कर रहा है? तो कहने का मतलब यहाँ पे हम कह रहे हैं कि यहाँ पे मैन्युफैक्चरर कौन हुआ? टाटा हुआ। तो वो अपना कार बना के, ट्रक बना के इंडिया में तो बेच ही रहा है, साथ ही साथ वो अपने सामानों को कहाँ पे बेच पाया? अमेरिका में बेच पाया। तो इसमें फ़ायदा किसको होता है? मैन्युफैक्चरर को। और मैन्युफैक्चरर के साथ साथ जो खरीदता है, जो कंज्यूमर होता है, उसको भी फ़ायदा होता है। जैसे सपोज करो कि आज हमारे इंडिया का जो अपना मोबाइल फ़ोन है ना, ब्रांड, वो बहुत ही कम है। जैसे सैमसंग, रियलमी, वीवो, ओप्पो, नहीं वो एग्जांपल बता रहे बस आपको। सैमसंग, फिर से वीवो, माइक्रो, एप्पल, फिर से रियलमी, ये सब जो भी फ़ोन है, नार्जो, जो भी फ़ोन है, मतलब इसमें से बहुत ऐसे कम है जो कि इंडियन है। बहुत कम, मतलब ना के बराबर। तो हमारे पास अपना उतना ब्रांड नहीं है, इसके बावजूद हमारे मार्केट में अलग अलग प्रकार के फ़ोन हैं। ऐसा क्यों हो पाया? इसलिए हो पाया क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने अलग अलग कंट्री को परमिशन दे रखा है कि भाई आप आओ, अपने सामानों को इंडिया में आके बेचो। यदि हमने परमिशन नहीं दिया होता तो क्या वो आके बेच पाते? नहीं बेच पाते। और हमारे पास आज चॉइस भी नहीं होता। आज हम लोग मार्केट में जाते हैं, पॉकेट में, जैसे मान लीजिए कि पॉकेट में आपका 50,000 रुपया है और आप मार्केट में फ़ोन खरीदने के लिए जा रहे हो, तो आपके पास वैरायटी है कि हम रियलमी भी खरीद सकते हैं, वीवो, ओप्पो, आईफोन, कुछ भी खरीद सकते हैं। ये जो आपके पास चॉइस आया, ये क्यों आ पाया चॉइस? बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। एक कंट्री दूसरे कंट्री से आपस में जुड़ा, तभी जाकर आप मार्केट में अलग अलग वैरायटी के फ़ोन देख पाते हो। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जब एक कंट्री दूसरे कंट्री से जुड़ता है तो मैन्युफैक्चरर के साथ साथ कंज्यूमर को भी फायदा होता है अलग अलग प्रकार के सामानों को खरीदने का। कोई डाउट नहीं इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो यहाँ पे हम लोग बेसिकली ग्लोबलाइजेशन का बेनिफिट देख रहे हैं। अगला लास्ट बेनिफिट है, ग्लोबलाइजेशन प्रोवाइड्स ह्यूज प्रॉफिट्स टू द बिजनेसमैन एंड प्रोवाइड अ बिग अपॉर्चुनिटी टू द कंपनीज टू डील विद द वर्ल्ड वाइड मार्केट। इससे क्या होता है, जब एक कंट्री दूसरे कंट्री से आपस में जुड़ता है तो बिजनेसमैन को भी बहुत फायदा होता है, क्योंकि वो अपने सामान को अलग अलग कंट्री में बेच पाता है, प्रॉफिट कमा पाता है। बिजनेसमैन के साथ साथ यदि और किसी को फ़ायदा होता है तो वो कंज्यूमर को फ़ायदा होता है, यानी कि हम कस्टमर को फ़ायदा होता है। एग्जाम्पल फिर से आपको वही हम स्मार्टफोन का देते हैं। आज हमारे पास चॉइस है मार्केट में कि हम चाहें तो रियलमी खरीद लो, ओप्पो, वीवो, कुछ भी खरीद लो आप। ऐसा क्यों हो पा रहा है?
क्योंकि ग्लोबलाइजेशन की वजह से अलग अलग कंट्री का लोग हमारे पास आ रहे हैं, अपने सामानों को बेच रहे हैं और तभी हम लोग खरीद पा रहे हैं। लेकिन मान लीजिए यदि ऐसा नहीं होता, इंडियन गवर्नमेंट अलग अलग कंट्री को परमिशन नहीं दे रखता कि आप इंडिया में आके अपने सामानों को नहीं बेच पाओगे, तो क्या आज हम नोकिया के अलावा कोई फ़ोन चला रहे होते क्या? बिल्कुल भी नहीं। तो आज हम लोग नोकिया के अलावा अलग अलग प्रकार के फ़ोन इसलिए चला पा रहे हैं क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने सभी को परमिशन दे रखा है कि आप आइए अपने सामानों को बेचिए। तो ये सब हो पाता है हमारा सिंपल सा ग्लोबलाइजेशन के वजह से। और ग्लोबलाइजेशन का सिंपल सा मतलब है एक कंट्री का दूसरे कंट्री से आपस में जुड़ना, रिलेशन बनना, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो ये आपने जो अभी तक फिलहाल समझा, ये हो गया हमारा एक तरीके से चैप्टर का इंट्रोडक्शन। और इसमें आपने ये समझा कि ग्लोबलाइजेशन होता क्या है और ग्लोबलाइजेशन का बेनिफिट क्या है। कोई डाउट नहीं इसमें? चलिए, तो इस तरीके से हमारा ये ग्लोबलाइजेशन चैप्टर जो है द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड, इसका इंट्रोडक्शन हुआ और अच्छा खासा आपने इसमें इस चीज़ों को समझा। अगले वाले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे सिल्क रोड्स लिंक द वर्ल्ड, ये टॉपिक होगा हमारा अगले वाले क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।